Swayam Prabha. Digital India. Educated India. हेलो फ्रेंड्स, तो ESDAR अर्थात एक्सप्लोरेटरी स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस विद आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मूवमेंट्स की बात करी थी और उसके बारे में मैंने आपको समझाया था कि इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है और मैंने अपनी पूरी कोशिश करी थी कि उसके जो भी एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन है जिसको देख करके पहली बार में आपको नहीं लगता है कि इसका हमारा क्या इस्तेमाल होने वाला है, यह भी मैंने अपनी पूरी कोशिश करी थी कि मैं आपको समझा सकूं कि हम ये जो भी एक मैथमेटिकल फॉर्म में डेफिनेशन की बात कर रहे हैं इनका हमारा आगे उपयोग भी होगा। राइट, तो आज हम उन्हीं मूवमेंट्स को आगे लेकर के चलते हैं और हम आज कई तरह की बातें करेंगे और उसके बाद हम इन मूवमेंट्स को अपने आर सॉफ्टवेयर में कैसे कंप्यूट करते हैं इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। राइट, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप कभी किसी अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो तो क्या होता है। जो आपकी एक इंडिविजुअल न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, आपने उसको ग्रुप कर दिया। तो अगर हम ये कहें कि अगर आपकी सपोज हमारा कोई क्लास इंटरवल है, हमने बना दिया 10 to 20, उसके अंदर आप क्या करोगे, आपके डेटा में से जितनी भी वैल्यू 10 और 20 के बीच में है होंगी, आप उसको उस इंटरवल के अंदर डाल दोगे और आप उनकी काउंटिंग कर दोगे कि आपकी वहाँ पे कितनी वैल्यूज़ आई हैं। अब हो सकता है कि 10 से 20 के बीच में आपकी वैल्यूज़ हैं सपोज 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, लेकिन आपने क्या किया, इन सारी वैल्यूज़ को आपने ये एज्यूम किया कि वह उस क्लास इंटरवल का जो मिड पॉइंट है वहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड हो गई। अब क्या हुआ कि आपने उसकी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी से ये तो बता दिया कि उस क्लास इंटरवल में कितनी वैल्यूज़ हैं, लेकिन क्या आप ये भी बता सकते हो कि वो जो हमारी, अगर हम कहें कि 10 से 20 के बीच में हमारी अगर सपोज 8 वैल्यूज़ हैं, उसकी हमारी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी है 8, वो 8 वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं? नहीं। अगर कोई हमारी वैल्यू थी 11 तो वो भी 15 पर आ गई और जो वैल्यू हमारी थी 19 वो भी 15 पर आ गई। हर एक वैल्यू हमारी 15 पर आ गई और इसको देख करके ऐसा लगता है कि जो हमारी मिड वैल्यू है 15, वहाँ पर हमारे पास 8 वैल्यूज़ हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि इससे आपकी कुछ इंफॉर्मेशन का नुकसान हुआ है? जो आप इंडिविजुअल वैल्यूज़ को देख रहे थे कि अगर आप दो वैल्यूज़ को अगर हम लें 12 और 18, 12 और 18, उनको देख करके आपको लगता है कि जो 18 की वैल्यू है वह 12 की वैल्यू से बड़ी है, लेकिन आपने उनको एक ही जगह पर स्थिर कर दिया। कहाँ पे? मिड पॉइंट पे, अर्थात 15 वैल्यू पर। तो 15 वैल्यू को देख करके ये नहीं पता चलेगा कि अगर कि 15 वैल्यू पर हमारी दो वैल्यूज़ हैं, एक है हमारी 12, एक 18, तो वो 12, 18 क्या है, इसके बारे में हम नहीं पता कर सकते हैं। तो क्या हुआ, कुछ लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ। और जब हम ये लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं तो डेफिनेटली जो हमारे आगे की स्टैटिस्टिकल वैल्यूज़ आएंगी उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। तो अब आप ये सोचिए कि जो भी आपकी वैल्यूज़ आ रही हैं वो किस तरह की वैल्यूज़ हैं। वो आपकी मीन वैल्यूज़ हैं, वेरिएंस हैं, आज हम एब्सोल्यूट डेविएशन की भी बात करेंगे इत्यादि। तो वह वैल्यूज़ क्या है, वो आपके मूवमेंट्स के फॉर्म ही तो है। जैसे आपने बताया था कि जो आपका अर्थमेटिक मीन होता है वो आपका फर्स्ट रॉ मूवमेंट होता है, जो आपका वेरिएंस होता है वो आपका सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट होता है। और जब आप इन वैल्यूज़ को आप अपने ग्रुप डेटा में निकालने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली जब आपने अपनी सारी वैल्यू को कंसाइज कर दिया फ्रीक्वेंसी टेबल के फॉर्म में, तो उनके अंदर कुछ लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन हो गया। जो इन्फॉर्मेशन उस डेटा के अंदर छुपी हुई थी उसका कुछ हमको नुकसान हो गया, वो हमारी इन्फॉर्मेशन कम हो गई।
जब कम हो गई तो उन वैल्यूज़ को देखते हुए अगर हम अपना मीन और वेरिएंस निकालने की कोशिश करेंगे तो इसकी पूरी संभावना है कि जो हमारी 100% करेक्ट वैल्यू उस डेटा में आनी चाहिए थी, या जो हमारे उस वैल्यू में जो 100% करेक्ट उस डेटा में जो करेक्ट वैल्यू है वो हमको नहीं पता चल रही है, और जो वैल्यू मुझको पता चल रही है उसमें कुछ एरर है। अब एक सवाल आता है कि अगर हमारे पास ऐसी कंडीशंस हैं तो क्या हम उस एरर को ठीक कर सकते हैं? और अगर हम इस एरर को अपने मूवमेंट्स में ठीक कर सकते हैं तो उसके बाद हमको अपना जो भी मीन, वेरिएंस इत्यादि भी निकालना है, या उसके आगे की हम बात करेंगे, वहाँ पर जो हमारे स्टैटिस्टिकल मेजर की वैल्यू पहले से बेहतर हो जाएगी। बेहतर का मतलब ये है कि जो वैल्यू हमारी पॉपुलेशन में है वह वैल्यू और जो वैल्यू हमने निकाली है इस अपने मूवमेंट्स को करेक्ट करने के बाद में ये वैल्यू ज़्यादा करीब हो जाएंगी, राइट। तो आज हम इसकी भी बात करेंगे और साथ में हम अपना जो एब्सोल्यूट मूवमेंट्स होते हैं, अर्थात जैसे आपने देखा था कि हमने क्या किया, जो भी हमारे ऑब्जर्वेशंस थे उनका मैंने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है ए या है कोई है मीन है या मीडियन है, उसके अकॉर्डिंग उसके सापेक्ष मैंने उसका डेविएशन निकाल लिया था। और उस डेविएशन को अगर मुझको साइन से इंडिपेंडेंट बनाना है तो हमारे पास दो ऑप्शन थे। पहला क्या था कि हम उस वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लें, और दूसरा ऑप्शन क्या था कि हम उसको स्क्वायर कर दें। तो जब हमने स्क्वायर कर दिया तो हमको क्या मिल गया, वेरिएंस, और जब उसको मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली तो हमको क्या मिल गया था, एब्सोल्यूट डेविएशन या एब्सोल्यूट मीन डेविएशन। तो जिस तरीके से पिछले लेक्चर में हमने वेरिएंस के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा करके अपना सेंट्रल मोमेंट डिफाइन कर लिया, तो क्या हम उसी तरीके से एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को भी आगे बढ़ा करके एक नए तरीके का मोमेंट डिफाइन कर सकते हैं? उनको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मोमेंट्स। तो आज हम उसकी बात भी करेंगे, और साथ ही इन हमारे रॉ मूवमेंट हो गए, हमारे सेंट्रल मूवमेंट हो गए, हमारे एब्सोल्यूट मूवमेंट हो गए, इनको हम अपने आर में कैसे कंप्यूट करेंगे और उनको कैसे हैंडल करेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे, राइट। तो चलिए हम आज अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि इस लेक्चर की स्लाइड्स कहाँ से मिलेंगी, जो मैं आपको हर बार बताता हूँ और मैं आज भी बता दूँ। तो इस लेक्चर की स्लाइड्स मैंने अपने होम पेज पर अपलोड कर दी हैं, और उस होम पेज पर मैंने एक लिंक दे दिया है, स्वयं प्रभा। तो अगर आप हमारे होम पेज पर जाएंगे और वहाँ पे स्वयं प्रभा के लिंक पर क्लिक करेंगे, देन आप अपने कोर्स के अंदर आकर के आप इस कोर्स की सारी फ्लाइट की जो फाइल्स को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम आपको बता दें हमारे होम पेज का एड्रेस क्या है। तो हमारे होम पेज का जो एड्रेस है ये हमारा है home.iitk.ac.in/SHALAB/SP, अर्थात स्वयं प्रभा, राइट। और अगर आपको इस एड्रेस में आने में दिक्कत हो रही है तो आप इस QR कोड को भी आप स्कैन कर सकते हो, और स्कैन करने के लिए आप अपने फ़ोन में कोई भी फ्रीली अवेलेबल एप्लीकेशन की सहायता ले सकते हो, और स्कैन करने पर यह आपको डायरेक्ट इसी होम पेज पर ले आएगा। और अगर आपको यहाँ भी अगर कोई दिक्कत अगर हो रही है तो आप इंटरनेट के कोई भी सर्च इंजन में चले जाइए और वहाँ पे जाकर के आप हमारा नाम टाइप कर दिए SHALABH, और साथ में हमारे संस्थान का नाम दे दिए IIT कानपुर। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा होम पेज मिल जाएगा, और वहाँ से स्वयं प्रभा लिंक के अंदर जाकर के आप इन स्लाइड्स को डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ने के पहले हम आपको जरा सा पिछले लेक्चर में हमने जो किया था उसका मैं एक क्विकली आपको सारे रिजल्ट के बारे में बता दूं, सो दैट कि हमको इस लेक्चर में जो भी हम चीज़ों को करने जा रहे हैं उसको समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो आपको याद होगा हमने अपने डेटा में दो तरीके के डेटा लिए थे, अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा। तो जो अनग्रुप डेटा हमारा होता है, ये हमारा कोई भी एक डिस्क्रीट वेरिएबल होता है x, उसके ऊपर होता है, और इसको हम इंडिकेट करते हैं x1 x2 xn से, राइट। तो इसके अंदर हमारी जो भी ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं वही होती हैं। और जब भी हम कभी ये कंटिन्यूस डेटा की बात करते हैं या अपने ग्रुप डेटा की बात करते हैं, तो हम अपने सारे डेटा को हम इंटरवल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं, और हम अपने उस डेटा को डिफरेंट इंटरवल्स में हम डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे अगर इंटरवल्स हमारे अगर हो गए, मान ली मैंने यहाँ पर अगर K क्लास इंटरवल अगर तैयार कर लिए E1 से E2
E2 से E3 इत्यादि। तो इन क्लास इंटरवल का मैंने मिड पॉइंट निकाल लिया, अर्थात जो इसकी लोअर लिमिट है, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे E1 और जो अपर लिमिट है E2, दोनों का मैंने मान निकाल लिया। और उसके साथ में मैंने इस क्लास की एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली, उसको मैंने इंडिकेट कर दिया F1। तो उसी तरीके से अब हम देखेंगे जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं x1, x2, x के, ये आपके डेटा की मिड वैल्यूज़ बता रही हैं। कौन सी मिड वैल्यूज़? उस क्लास इंटरवल की, और साथ में उनकी जो उनकी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो हमारी F1, F2, F की हो गई, राइट। ओके, और उसी के साथ में आपको याद होगा मैंने एक कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लेकर के ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा के लिए मैंने अपना rth मूवमेंट डिफाइन किया था। जैसे ग्रुप डेटा में मैंने लिया था, अगर कोई हमारा आर्बिट्रेरी पॉइंट अगर है A, तो उसके सापेक्ष मैंने अपना rth मूवमेंट जो डिफाइन किया था ऐसे 1/n समेशन i गोज फ्रॉम 1 to n xi माइनस a रेज़ टू द पावर ऑफ r। और ग्रुप डेटा के लिए मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके मैंने अपना rth जो मूवमेंट है उसको 1/n समेशन i गोज फ्रॉम 1 to k fi xi माइनस a रेज़ टू द पावर ऑफ r करके डिफाइन किया था, राइट। और इसी के अंदर मैंने r इक्वल टू 0, 1, 2, 3 लेकर के डिफरेंट वैल्यूज़ ली थी। साथ ही उसके बाद मैंने a की वैल्यू को ले लिया 0, और जब हम a की वैल्यू को ले लेंगे 0 तो हमको ये जो मूवमेंट मिलेगा इसको हम कहते हैं rth रॉ मूवमेंट। और जो हमारा अनग्रुप डेटा के केस में जो हमारा rth रॉ मूवमेंट आ गया, ये हमारा बहुत ही सिंपल सी बात है। जो भी आपकी ओरिजिनल डेटा वैल्यूज़ हैं आप उनकी rth पावर को निकाल लीजिए, अर्थात आप हर एक वैल्यू को रेज़ टू द पावर ऑफ r कर दीजिए और इनका आप उनका अर्थमेटिक मीन निकाल लीजिए। और उसी तरीके से आप इसको ग्रुप डेटा के अंदर भी आप अपना rth रॉ मूवमेंट आप निकाल सकते हो, राइट। जो भी आपकी फ्रीक्वेंसीज़ हैं आप उनको ले लीजिए fi और xi की पावर कर दीजिए r, और इन सारी वैल्यूज़ का i गोज़ फ्रॉम 1 to n के लिए आप इनका अर्थमेटिक मीन निकाल लीजिए। बहुत ही सिंपल सी बात है। और देखिए आपको क्या यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो रॉ मूवमेंट का हमारा सिंबल है म्यू आर प्राइम, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद हम इसी तरीके से अगर हम a की वैल्यू को ले लेते हैं अर्थमेटिक मीन अर्थात x बार, देन हम यहाँ पर अपना rth सेंट्रल मूवमेंट डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो अगर हम कोई अपना रॉ डेटा लेते हैं, अर्थात हमारा अनग्रुप डेटा है x1, x2, xn, उसके लिए हमारा जो भी rth सेंट्रल मूवमेंट क्या हो जाएगा, म्यू आर इज इक्वल टू 1/n समेशन i गोज फ्रॉम 1 to n xi माइनस x बार रेज़ टू द पावर r, राइट। ओके, और उसी तरीके से अगर आपका कोई ग्रुप डेटा अगर है तो आप इसी में जो भी अब आपके x1, x2, x के हैं, ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके मिड पॉइंट्स हैं। और उसकी बेसिस पे आप अपना rth मूवमेंट ऐसे करके डिफाइन कर सकते हैं 1/n समेशन i गोज फ्रॉम 1 to k fi xi माइनस x बार रेज़ टू पावर ऑफ r, राइट। तो जहाँ पर एंड आपका क्या है, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, और जो x बार आपने इसको ग्रुप मीन के लिए निकाला हुआ है। ओके, तो और इसका देखिए जो आपने सिंबल लिया है सेंट्रल मूवमेंट का, क्या लिया हुआ है, म्यू आर। तो अब देखिए हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक आ गया आपका म्यू आर प्राइम और एक आपका आ गया म्यू आर। म्यू आर प्राइम से आप इंडिकेट कर रहे हो रॉ मूवमेंट, और म्यू आर से आप इंडिकेट कर रहे हो सेंट्रल मूवमेंट, राइट। अब देखिए ये जो हमारे सेंट्रल और रॉ मूवमेंट्स है ना, इनके बीच में आपस में एक संबंध भी होता है, राइट। और इस संबंध को आप अगर चाहें तो आप आपने एक मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा बाइनोमियल थ्योरम, राइट। आप उस बाइनोमियल थ्योरम की सहायता से आप अपने रॉ और सेंट्रल मूवमेंट्स के बीच में क्या संबंध है आप उसको निकाल सकते हो। तो देखिए आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हम यहाँ पर एक बार म्यू आर और म्यू आर प्राइम दोनों को हम साफ साफ लिख देते हैं कि क्या इंडिकेट कर रहे हैं। जो म्यू आर प्राइम आप क्या दिखा रहा है, रॉ मूवमेंट्स, और ये आपका जो म्यू आर क्या दिखा रहा है, ये आपका सेंट्रल मूवमेंट, राइट। आप देखिए अगर आपने लिया यहाँ पे r इक्वल टू 0, तो ये हम आपको करके देखिए दिखा चुके हैं कि म्यू 0 और म्यू 0 प्राइम दोनों की वैल्यू आती है 1 कांस्टेंट, और इसीलिए आप देखेंगे कि इस वैल्यू में मुझे कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं होता है। और जब आप लेते हो r इक्वल टू लेते हो आप 1, तो आप क्या देखोगे, जो आपका सेंट्रल मूवमेंट है, फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट म्यू 1, ये हरदम 0 हो जाता है, राइट। और जो आपका फर्स्ट रॉ मूवमेंट है ये आपका क्या बन जाता है, x बार,
और जब आप r इक्वल टू 2 लेते हो तो आपका जो सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट है μ2, इसको आप μ2 प्राइम माइनस μ1 प्राइम स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो। और ये मैं देखिए आपको करके दिखा भी चुका हूँ। जैसे देखिए मैंने जो अपना जो वेरिएंस था, वेरिएंस को मैंने लिख लिया था 1/n समेशन i गोज़ फ्रॉम 1 to n xi माइनस x बार होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा 1/n समेशन i गोज़ फ्रॉम 1 to n xi स्क्वायर माइनस x बार होल स्क्वायर। तो अब आप देखिए ये आपने अगर इन दो क्वांटिटीज़ को, ये जो मैंने यहाँ पे लिखी, इनको आप अगर अपने रॉ मूवमेंट्स के टर्म में लिखिए तो ये क्वांटिटी क्या है, ये आपकी μ2 प्राइम ही तो है और ये क्वांटिटी क्या है आपकी μ1 प्राइम स्क्वायर। तो देखिए आपने अपने, और आपका जो वेरिएंस क्या था, वेरिएंस को आपने दिखाया है μ2 से, ये आपका सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट होता है। तो μ2 इज इक्वल टू नाउ μ2 प्राइम माइनस μ1 प्राइम स्क्वायर, राइट। तो देखिए ये मैंने इसी तरीके से, देखिए मैंने ये वाला जो यहाँ पे संबंध लिखा हुआ है, और इसी तरीके से आप अगर μ3 और μ4 के बारे में बात अगर आप करना चाहेंगे तो हम μ3 और की जो हमारा सेंट्रल मूवमेंट है μ3, हम उसकी जो हमारे प्रथम तीन हमारे रॉ मूवमेंट्स हैं μ1 प्राइम μ2 प्राइम μ3 प्राइम, उनके बीच में देखिए हमारी ये आपस में संबंध होता है। μ3 इज इक्वल टू μ3 प्राइम माइनस 3 इंटू μ1 प्राइम इंटू μ2 प्राइम प्लस ट्वाइस ऑफ μ1 क्यूब, राइट। और उसी तरीके से अगर हम अपना फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट लेते हैं μ4 आपका देखिए क्या हो जाएगा, बेसिकली 1/n समेशन i गोज़ फ्रॉम 1 to n xi माइनस x बार रेज़ टू पावर ऑफ 4, राइट। तो अगर आप इसको खोलने की कोशिश करोगे तो देखिए आपका ये हो जाएगा μ4 प्राइम माइनस 4 टाइम्स μ3 प्राइम इंटू μ1 प्राइम प्लस 6 टाइम्स μ2 प्राइम इंटू μ1 प्राइम स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स μ1 प्राइम रेज़ टू द पावर 4। तो देखिए ये आपकी फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट की जो आपके फर्स्ट 4 रॉ मूवमेंट्स होते हैं μ1 प्राइम μ2 प्राइम μ3 प्राइम और μ4 प्राइम, उसके साथ में इनका जो आपस में क्या संबंध होता है ये उसने दिखा दिया, राइट। अब आप यहाँ पर एक चीज़ अगर देखेंगे, मैंने आपको यहाँ पर जो हमारे फर्स्ट 4 मूवमेंट्स होते हैं उसके बारे में बात करी है। क्या हम यहाँ पे जो हमारा फिफ्थ सेंट्रल मूवमेंट है, सिक्स्थ सेंट्रल मूवमेंट है, उसके बारे में नहीं बता सकते हैं? बिल्कुल, मैथमेटिकली आप अगर उसको करना चाहे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर अपनी बुक्स में देखोगे तो यूजुअली हम खाली जो हमारे पहले 4 मूवमेंट्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, चाहे वो रॉ मूवमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल मूवमेंट ही क्यों ना हो, राइट। तो अब ये इशू आता है कि हम इन 4 मूवमेंट्स के बारे में ही क्यों बात कर रहे हैं, हम आगे की बात क्यों नहीं करते हैं। और अब तो आपको इनका फॉर्म देकर के समझ में आ रहा है कि मैथमेटिकली तो अपने 5वें सेंट्रल मूवमेंट को, 6ठे सेंट्रल मूवमेंट की, या कोई भी ऑर्डर का हमारा सेंट्रल मूवमेंट है उसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि अब आपने को देखिए ये समझ में आ गया कि जो आपका पहला मूवमेंट है वो आपको अर्थमेटिक मीन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर वो रॉ मूवमेंट है तो वो अर्थमेटिक मीन बता रहा है, और अगर वो सेंट्रल मूवमेंट है तो वो आपको जो डेविएशन है उनके मीन के बारे में बात कर रहा है, जो हरदम 0 होता है। उसी तरीके से जो हमारा दूसरा मूवमेंट है, अगर हम दूसरे सेंट्रल मूवमेंट की बात करते हैं तो वो मुझको वेरिएंस के बारे में बता रहा है, और जो दूसरा हमारा रॉ मूवमेंट है वो उस वेरिएंस को निकालने में सहायता कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा दूसरा मूवमेंट है वो मुझको डेटा की वेरिएबिलिटी के बारे में बता रहा है। और उसी तरीके से हम आपको आगे आने वाले लेक्चर में ये बताने वाले हैं कि जो आपका तीसरा और चौथा मूवमेंट है, खासतौर पे तीसरा और चौथा सेंट्रल मूवमेंट, वो आपको डेटा के अंदर आपका जो फ्रीक्वेंसी कर्व है उसकी सिमेट्री और पिकेडनेस के बारे में बताने की कोशिश करेगा। सिमेट्री और पिकेडनेस क्या होती है आपको याद होगा, पिछले लेक्चर में हमने इसकी बात करी थी। तो इसलिए आज तक हमको जो हमारे पहले 4 मूवमेंट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ,
प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इनके बारे में तो पता है कि ये हमको किस तरीके की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। लेकिन जो हमारे हायर ऑर्डर मूवमेंट्स हैं, हम कहें कि पांचवा, छठा और उसके ऊपर का, ये कुछ इंफॉर्मेशन तो इनके पास है, लेकिन ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं उसको समझने में अभी तक हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। इसीलिए हम अपने पांचवें मूवमेंट, छठे मूवमेंट्स के द्वारा हमको किस तरीके की इंफॉर्मेशन मिल रही है, चूँकि मुझको मालूम नहीं है, तो इसलिए हम उसकी यूजुअली बात नहीं करते हैं। लेकिन बात नहीं करने का मतलब ये बिल्कुल मत आप लीजिएगा कि ये इनके मूवमेंट्स को एग्जिस्ट करने में कोई दिक्कत आती है या और कोई कारण है। हो सकता है आप में से कोई कल जो हमारा पांचवा मूवमेंट है, छठा मूवमेंट है या और कोई मूवमेंट अगर है, वो हमको किस तरीके की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आप उसके बारे में निकाल लीजिए। और अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सही होगी तो हो सकता है कि जब अगली बार हम ये जब कोर्स पढ़ाने आपको आए तो हम आपको पाँचवें और छठे मूवमेंट से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है हम उसके बारे में बताएं। हो सकता है कि हर एक अपनी बुक्स में लोग उसको अपडेट कर दें कि पाँचवें और छठे मूवमेंट से किस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो ये अभी शोध का विषय है और आप सभी का मैं आह्वान करता हूं कि जब मैंने आपको 4 के बारे में बता दिया तो आप पांचवी और छठी के बारे में सोचिए, आप उसके बारे में कोशिश करिए। हो सकता है आप में से कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन को बाहर निकाल दे और इस पूरी दुनिया में लोगों को एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करने में और इन्फॉर्मेशन मिलने लगे, राइट। तो ये कारण है। ओके, तो अब आपको देखिए मैंने रॉ और सेंट्रल मूवमेंट्स के बीच में आपस में क्या संबंध होता है इसके बारे में बता दिया। अब हम चलिए एक और बात करते हैं और इस बात में हम आपको यही बताने वाले हैं कि जो भी हमारा ग्रुप डेटा होता है, ग्रुप डेटा कहाँ से आता है। वो अनग्रुप डेटा को तो ही हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जब भी हम अपने अनग्रुप डेटा को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमारी कुछ वैल्यूज़ जो हमारी हैं वो सारी मिड पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं। उससे क्या होता है, जो उन इंडिविजुअल डेटा के अंदर छुपी हुई इंफॉर्मेशन है वह खो जाती है, राइट। तो उसके द्वारा जो भी हमारे मूवमेंट्स के कैलकुलेशन में जो एक मिस्टेक होने वाली है, जो एक कंप्यूटेशनल एरर आने वाली है, उसको हम कैसे हैंडल करें, राइट। और उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जो प्रोफेसर शेपर्ड ने दिया है, उसको हम कहते हैं शेपर्ड्स करेक्शन फॉर मूवमेंट्स। उसको हम समझने की कोशिश करते हैं और हम आपको बताते हैं कि अगर आपका ग्रुप डेटा है तो उसमें से आप ये वाले जो भी फिलॉसफी है आप इसको इस्तेमाल करके आप अपने मूवमेंट्स की वैल्यू को ठीक कर सकते हैं। और जब मूवमेंट्स की वैल्यू ठीक हो जाएगी तो अब आपको समझ में आ रहा है कि जो आपके डेटा के अंदर छिपी हुई इंफॉर्मेशन वो आपको बेहतर तरीके से मिल जाएगी, राइट। तो चलिए अब हम शेपर्ड करेक्शन की बात करते हैं। ओके, तो देखिए अगर हम अपना कोई भी अगर हमारे पास अगर ग्रुप डेटा अगर होता है तो उसमें से हम क्या करते हैं, हमारे पास इस तरीके के इंटरवल्स होते हैं, राइट। जैसे हम कह लें आपका 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और जो भी हमारा डेटा हमारा आ रहा होता है, जैसे हमारा कोई डेटा है 10, 12, 13 से 22, 24, 28 इत्यादि। तो मैंने क्या किया, अपने डेटा को देखना शुरू किया। ये जो वैल्यू आ गई 10, इसको मैंने उठा करके पहले वाले जो हमारी एक ये बास्केट बनी हुई है 10 से 20 इंटरवल की, वहाँ पे डाल दिया। उसी तरह से 12 को मैंने देखा, ये हमारा 10 से 12 के बीच में आ रहा है, इसको भी मैंने पहली वाली बास्केट में डाल दिया। और 13 की वैल्यू आ रही है, इसको भी मैंने पहली वाली बास्केट में डाल दिया। तो ये वैल्यू देखिए, कोई वैल्यू यहाँ पर आएगी, कोई वैल्यू यहाँ पर आएगी, कोई वैल्यू यहाँ पे आएगी। उसी तरह से हमारे पास अगर और भी वैल्यूज़ होंगी तो इस तरीके से हमारी वैल्यूज़ इस बास्केट के अंदर इस इंटरवल के ऊपर स्कैटर्ड हो जाएंगी। और उसी तरह से हम अगर देखें कि आपकी अगली वैल्यू है 22, 24, 28, ये भी देखिए आपकी जो हमारी दूसरी बास्केट है यहाँ पे आ जाएंगी। अगर हम कहें 22 आपका यहाँ कहीं होगा, 24 आपका यहाँ कहीं होगा, 28 आपका यहाँ कहीं होगा। उसी तरीके से आपके पास यहाँ पर और भी वैल्यूज़ होंगी जो इसके अंदर आ जाएंगी। लेकिन आपने क्या किया, इन सारी वैल्यूज़ को छुपा दिया और आपने कहा कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये जो इन बास्केट्स का मिड पॉइंट है, जैसे हम कहें कि 10 से 20 का मिड पॉइंट क्या है 15, 20 से 30 का मिड पॉइंट क्या है 25, राइट। तो और ये सारी की सारी वैल्यू हमारी, चाहे हमारी वैल्यू थी यहाँ पे 10, 12, 15 या यहाँ पे वैल्यू थी हमारी 22, 24, 28, ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमारी इस
लाइन पर जो 15 और 25 को इंडिकेट करी वहाँ पर आ गई। तो बेसिकली आपका जो नया स्ट्रक्चर बन जाएगा उसमें आपके पास इस 3 तरह की बास्केट होंगी 10, 20, 30, 40 करके, लेकिन यहाँ पर खाली यहाँ पर वैल्यू होगी 15 और यहाँ पर वैल्यू होगी 25, यहाँ पर वैल्यू होगी 35 और यहाँ पे आप अगर इसकी फ्रीक्वेंसी को अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे जो भी इसकी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी है वो खाली आपको यहाँ पर दिखाई देगी। आपको जो इंडिविजुअल डेटा है ये आपको दिखाई नहीं देगा। तो इससे क्या हुआ, आपको देखिए लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया। अब जो आपका ये जो आपका आ रहा था ये आपका क्लास इंटरवल 1 में आपकी ये 3 वैल्यूज़ आ रही थी। क्लास इंटरवल 1 में ये वाली वैल्यूज़ आ रही थी और 2 में ये वाली वैल्यूज़ आ रही थी। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मैंने दिखा दिया, इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3। अब इन 3 वैल्यू को अगर हम यहाँ से हटा दें, अगर हम यहाँ पे इसको मान लीजिए पूरा हटा देते हैं आपको हम यहाँ से, अब आपको ये वाली वैल्यूज़ नहीं दिखाई पड़ रही हैं, राइट। तो देखिए क्या आपको ये अगर हम इंफॉर्मेशन दें कि क्लास इंटरवल 1 में 3 वैल्यू हैं और क्लास इंटरवल 2 में 3 वैल्यू हैं, आप उनकी मुझे इंडिविजुअल वैल्यू बताइए, तो क्या आप निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो ये हमारी एक तरह की मिस्टेक होती है और इससे क्या हुआ, हमारे पास लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है। और ये जो हमारा लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है इसको हम कहते हैं ग्रुपिंग एरर। अर्थात हमने, चूंकि मैंने अपने सारे ऑब्जर्वेशन को ग्रुप कर दिया है, उसके कारण हमारी ये वाली एरर यहाँ पर हो रही है, राइट। तो हम क्या एज्यूम करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि जब भी हम डेटा को ग्रुप करने की कोशिश करते हैं तो सारी की सारी फ्रीक्वेंसी उसके जो उसका बीच का पार्ट है इंटरवल का वहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है। लेकिन ये जो एजम्पशन हमारा इन जनरल कभी होल्ड नहीं करता है। ऐसे होने के चांसेस बहुत ही कम है कि सारी की सारी वैल्यूज़ आपकी मिड पॉइंट पर ही आ जाएं, राइट। तो इससे हमारा क्या होगा, इससे हमारी ग्रुपिंग एरर हमारे डेटा में आ जाती है। तो अब इशू ये है कि इस ग्रुपिंग एरर को कैसे ठीक किया जाए, राइट। इस ग्रुपिंग एरर को ठीक करने के लिए प्रोफेसर WF शेपर्ड ने एक तरीका बताया और उन्होंने कहा कि अगर जो भी हमारी क्लास इंटरवल की विड्थ है, इस इंफॉर्मेशन को अगर हम इस्तेमाल करने की कोशिश करें तो ये ग्रुपिंग एरर मूवमेंट्स के कैलकुलेशन से ठीक करी जा सकती है और जो भी एरर हो रही है उसके कारण जो भी मूवमेंट की जो ट्रू वैल्यू है, सही वैल्यू, वहाँ पर जो परिवर्तन आ रहा है उसको हम ठीक कर सकते हैं, राइट। तो अगर हम ये मान लें चलिए कि इन जनरल कि ये जो हमारा एक क्वांटिटी हमारी ये C, ये हमारी उस क्लास की इंटरवल की विड्थ बता रही है, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। ये हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा C है ये हमारा कोई भी क्लास की हमारी विड्थ है। हाँ, यहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि हमारे सारे के सारे जो भी क्लास इंटरवल की विड्थ बराबर है, राइट। तो प्रोफेसर शेपर्ड ने ये सिद्ध करने की कोशिश करी कि अगर आप अपने डेटा का आप अगर फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने की कोशिश करते हो या जो भी आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है आप उससे उसका फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने की कोशिश करते हो, तो अगर मान लीजिए आपका कर्व ऐसा आ रहा है तो उन्होंने ये एज्यूम किया कि आपका डेटा ऐसा है जो बाएं और दाएं साइड में दोनों पर ये हमारी एक्स एक्सिस पर आ करके 0 की ओर मिल जाता है, राइट। और ये हमारा डेटा कंटिन्यूअस है। अगर हमारे पास कंटिन्यूअस डेटा है और जो इस डेटा की फ्रीक्वेंसी हमारे बाएं और दाएं साइड में दोनों साइड में अगर 0 को अगर टैपर करी, 0 को अगर मिल रही है, तो हम इसमें से इस तरीके का अपना जो भी ग्रुपिंग इफेक्ट है, ग्रुपिंग एरर जो हो रही है उसको हम ठीक कर सकते हैं। ये देखिए बात ऐसी है, अगर हम कहें कि आपका जो हिस्टोग्राम अगर बना हुआ है इस तरीके का बना हुआ है, तो हिस्टोग्राम तो सिर्फ हमारा यहाँ तक का ही बना हुआ है, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि अगर हम इसको पीछे आगे और पीछे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ओके। तो ये हमारा बेसिक एजम्पशन है इस शेपर्ड करेक्शन को अपने मूवमेंट्स में इस्तेमाल करने के लिए। उसके बाद में प्रोफेसर शेपर्ड ने जो हमारे रॉ मूवमेंट हैं और जो भी हमारे सेंट्रल मूवमेंट है उस पर उन्होंने उसको करेक्शन करने की बात करी। तो देखिए यहाँ पर हम आपको इन 2 स्लाइड्स में हम आपको रॉ और सेंट्रल मूवमेंट्स में अगर हम इस तरह का ग्रुपिंग इफेक्ट अगर आ रहा है तो उसको हम कैसे ठीक करें उसके बारे में बात करी है,
राइट। तो देखिए तो जो रॉ मोमेंट है इसमें तो हमारा, अगर हम फर्स्ट 4 मोमेंट्स की बात करते हैं, तो अगर हम ले लेते हैं अपना फर्स्ट रॉ मोमेंट से म्यू1 प्राइम, तो म्यू1 प्राइम में कोई दिक्कत नहीं है, और अगर हम म्यू1 प्राइम के अंदर कोई भी हमारी ग्रुपिंग एरर नहीं होती है। तो अगर हम म्यू1 प्राइम की जो करेक्टेड वैल्यू है, जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया CORR, CORR का मतलब है करेक्टेड, मतलब कि जो उसमें से ग्रुपिंग एरर को ठीक कर दिया गया है। तो जो म्यू1 प्राइम की और जो म्यू1 प्राइम को ठीक करने के बाद की वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। जो हमारा सेकेंड रॉ मोमेंट है, इसमें से अगर हम ग्रुपिंग एरर को ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो जो भी हमारा मॉडिफाइड एक या जो हमारा म्यू2 CORR वाला जो मोमेंट आ जाएगा, ये हमारा कैसे आएगा, जो आपका ओरिजिनल मोमेंट आया है म्यू2 प्राइम, उसमें से आप C²/12 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, राइट। और जो हमारा थर्ड हमारा रॉ मोमेंट है, उसको ठीक करने के लिए आप अपने थर्ड रॉ मोमेंट को लीजिए और फर्स्ट रॉ मोमेंट को लीजिए, और आप म्यू3 प्राइम माइनस C²/4 इंटू म्यू1 प्राइम निकाल लीजिए। तो इसके थ्रू आपको जो भी आपका ग्रुपिंग एरर आ रही है थर्ड रॉ मोमेंट में, वो सही हो जाएगी, और इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे म्यू3 प्राइम और ब्रैकेट में CORR करके इंडिकेट किया है। उसी तरीके से आप अगर अपने फोर्थ रॉ मोमेंट की बात करते हैं, तो फोर्थ रॉ मोमेंट को ठीक करने के लिए आप अपना फोर्थ रॉ मोमेंट को इस्तेमाल करिए और अपने दूसरे रॉ मोमेंट को इस्तेमाल करिए, और ये जो हमने एक्सप्रेशन दिया है म्यू4 प्राइम माइनस C²/2 इंटू म्यू2 प्राइम प्लस 7/240 टाइम्स C⁴, आप इसको अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो चौथा रॉ मोमेंट है, ये आपको ग्रुपिंग इफेक्ट को कंट्रोल करता हुआ मिल जाएगा, और इसको मैंने इंडिकेट किया है म्यू4 प्राइम और ब्रैकेट में लिखा हुआ CORR। तो देखिए ये जो मैंने यहाँ पे म्यू1 प्राइम, म्यू2 प्राइम, म्यू3 प्राइम, म्यू4 प्राइम की जो ठीक करी हुई वैल्यू आएगी, जिसके अंदर हमारी ग्रुपिंग इफेक्ट नहीं होगा, इसको मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है। और उसी तरीके से अगर आपके पास मान लीजिए कि आप अगर सेंट्रल मोमेंट्स की आप अगर बात करते हैं, तो सेंट्रल मोमेंट्स में क्या हो जाएगा कि आपने यहाँ पे जो आपका फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट है, वो तो देखिए हरदम 0 होता है, तो उसमें तो कोई समस्या की बात ही नहीं है। जो हमारा सेकेंड सेंट्रल मोमेंट हमारा आएगा, वो हम यहाँ पर दिखा सकते हैं कि म्यू2 करेक्टेड, जो हमारा म्यू2 माइनस C²/12 हो जाएगा। जो हमारा थर्ड सेंट्रल मोमेंट है, उसमें देखिए कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, और जो हमारा थर्ड सेंट्रल मोमेंट है उसके अंदर कोई भी ग्रुपिंग एरर नहीं होती है। तो जो इस सेंट्रल मोमेंट को अगर हम ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो दोनों की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा। उसी तरह से जो हमारा चौथा सेंट्रल मोमेंट हमारा है, यहाँ पर हम यहाँ पे अपने चौथे और दूसरे सेंट्रल मोमेंट को इस्तेमाल करेंगे, और उसके अनुसार प्रोफेसर शेपर्ड ने बताया कि अगर आप म्यू4 माइनस C²/2 म्यू2 प्लस 7/240 C⁴ करने की कोशिश करते हैं, तो आपको इस चौथे मोमेंट में से ग्रुपिंग एरर को बाहर निकाला जा सकता है, और इसको आप म्यू4 और ब्रैकेट में CORR के द्वारा जो मैंने इंडिकेट किया, इस फंक्शन से आप इसको एस्टिमेट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम चलिए एक अपने एब्सोल्यूट मूवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। अब देखिए एब्सोल्यूट मूवमेंट को समझना आपके लिए बहुत ही आसान काम है। जैसे आपको याद होगा कि आपके पास सारे ऑब्जर्वेशंस थे xi, और इनका मैंने किसी पॉइंट A से मैंने इनका डेविएशन निकाला था, और डेविएशन को मैंने कैसे डिनोट किया था, di, और इसको मैंने कर दिया था xi माइनस से, राइट। अब हमारे पास समस्या क्या थी कि इनके अंदर हमारी साइन की प्रॉब्लम है कि ये हमारे एरर्स जो भी हैं, डेविएशन से पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। तो इनके साइन से इंडिपेंडेंस पाने के लिए, इन DIs की वैल्यू को साइन से मुक्त करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 ऑप्शन लिए थे, या तो हम DI की एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, या हम DI को स्क्वायर कर दें, और इसकी बेसिस पर मैंने अपने जो भी मूवमेंट्स हैं उनको डिफाइन कर दिया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, DI² को मैंने कर दिया DI⁴R इन जनरल, और इसका मैंने अर्थमेटिक मीन निकाल लिया, I goes from 1 to n, और इसी ने आपको देखिए जो भी आपका rth मूवमेंट होता है उसके बारे में बात कर ली। ये आपका म्यू r प्राइम टाइप के नाम, म्यू r प्राइम टाइप की चीज़ आपकी आ गई।
अब हम एक काम करते हैं, जैसे मैंने स्क्वायर करके इसको rth पावर में एक्सटेंड किया है, तो क्यों ना हम यहाँ पर जो हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ली है, हम इन एब्सोल्यूट वैल्यू की rth पावर ले लें और इनका हम यहाँ पर अर्थमेटिक मीन निकाल लें। 1/n समेशन i गोज फ्रॉम 1 to n एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ di रेज़ टू पावर ऑफ हेयर r। तो ये क्या हो जाएगा, 1/n समेशन i गोज फ्रॉम हेयर 1 to n और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi माइनस a रेज़ टू पावर ऑफ हेयर r। अब यहाँ पर हम a की कोई भी वैल्यू को चूज़ कर सकते हैं जो आपकी इच्छा हो, राइट। हम a की वैल्यू को 0 ले सकते हैं, मीडियन ले सकते हैं, मीन ले सकते हैं या कुछ भी ले सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर एब्सोल्यूट मोमेंट्स डिफाइन करे गए। तो जो हमारा rth सैम्पल बेस्ड एब्सोल्यूट मोमेंट फॉर अनग्रुप्ड डेटा, अगर हमारा डेटा अनग्रुप्ड अगर है x1 x2 xn के फॉर्म में अगर है, तो उसको मैंने ऐसे डिफाइन किया, 1/n समेशन i गोज फ्रॉम 1 to n एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi माइनस x बार रेज़ टू पावर ऑफ हेयर r। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर मैंने a की वैल्यू को क्या ले लिया है, सैम्पल मीन अर्थात अर्थमेटिक मीन, राइट। और इसी क्वांटिटी को हम बोल देते हैं कि ये हमारा rth एब्सोल्यूट मोमेंट है और इसको डिफाइन करने के लिए, इसको इंडिकेट करने के लिए हम ये वाला सिंबल लिखते हैं। म्यू को हम एब्सोल्यूट वैल्यू में लिख देते हैं और सब्सक्रिप्ट में लिख देंगे r। तो ऑब्वियसली अब अगर यहाँ पर देखेंगे तो अगर आप r की वैल्यू को यहाँ पर ले लोगे 0 तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। म्यू 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर आप ले लोगे r इक्वल टू 1 तो देखिए ये आपको क्या कह देगा, 1/n समेशन i गोज फ्रॉम 1 to n एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi माइनस x बार। तो देखिए आपका क्या आ गया, ये आपका एब्सोल्यूट मीन डेविएशन ही तो आ गया। और अगर आप इसमें से ले लोगे r इक्वल टू 2 तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/n समेशन i गोज फ्रॉम 1 to n xi माइनस x बार होल स्क्वायर। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, वेरिएंस, राइट। उसी तरीके से हम इसमें से r इक्वल टू 2 और के आगे 3 और 4 की भी बात हम कर सकते हैं। उनका क्या क्या इंटरप्रिटेशन होगा, ये सोचने की बात है, राइट। तो देखिए अनग्रुप डेटा में मैंने अपना rth एब्सोल्यूट मोमेंट ऐसे डिफाइन कर दिया और इसी चीज़ को अगर हम अपने ग्रुप डेटा में डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो कैसा हो जाएगा। अगर हमारे पास ग्रुप डेटा है जहाँ पर x1 x2 xk हमारे क्लास इंटरवल की विड्थ है, तो उस केस में हम अपने rth एब्सोल्यूट मोमेंट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, 1/n i गोज फ्रॉम 1 to k समेशन fi और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi माइनस x बार रेज़ टू पावर ऑफ r। यहाँ पे हमने x बार की वैल्यू कैसे निकाली है, इस वाले फार्मूले से जो हमारे ग्रुप डेटा के केस में हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। और स्मॉल n आपका क्या है, सम ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी। तो देखिए इसकी जो परिभाषा बिल्कुल वैसे ही तो है जैसे आपने अपने रॉ मूवमेंट, सेंट्रल मूवमेंट्स निकाले हैं। बस फ़र्क इतना है यहाँ पे कि आपको इन डेविएशन की एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। और इसमें भी आप अगर देखेंगे r इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो आपको म्यू 0 की वैल्यू आ जाएगी 1, r इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो आपको अर्थमेटिक मीन मिल जाएगा और r इक्वल टू 2 अगर आप कर दोगे तो आपको वेरिएंस मिल जाएगा ग्रुप डेटा के संदर्भ में, राइट। तो देखिए ऐसे हम अपने एब्सोल्यूट मोमेंट को भी आराम से डिफाइन कर सकते हैं, ओके। और इसके अलावा भी हमारे पास कई तरीके होते हैं सांख्यिकी में जहाँ पे हम भिन्न भिन्न तरीके से मूवमेंट्स को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझको लगता है कि शायद अगर आप यहाँ तक भी अगर समझ लेंगे तो आपको एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और बाकी तो इन्फॉर्मेशन आपको जब बुक से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वहाँ से मिलेगी। और मैं ये हरदम कहता हूँ कि ये जो हमारे लेक्चर्स हैं ये आपको खाली एक आइडिया देते हैं कि आपको किसी टॉपिक को कैसे पढ़ना है और कहाँ तक पढ़ने की कोशिश करनी है, जब जिससे आपको समझ में आ जाए एक बार। और जब समझ में आ जाएगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो आप कोई भी एक अच्छी बुक उठा करके आप उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो आपको इन्फॉर्मेशन किसी बुक को मिल के पढ़ सकती है वो खाली नोट्स और लेक्चर के द्वारा नहीं मिल सकती है। यहाँ से हम आपको खाली सहायता करने की कोशिश करते हैं कि आपको किसी टॉपिक को कैसे पढ़ना है। ओके, अब हमने यहाँ पे रॉ मूवमेंट्स, सेंट्रल मूवमेंट्स और एब्सोल्यूट मूवमेंट की बात करी, राइट। जो हमने जनरल तरीके से मूवमेंट डिफाइन किया था किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट एक को लेकर के, उसका कोई अब मतलब नहीं हमारे लिए। अब हमारे पास तीन चीज़ें हो गई हैं, एक हो गया है रॉ मूवमेंट्स और एक हमारा हो गया है सेंट्रल मूवमेंट्स और एक हमारा हो गया है एब्सोल्यूट मूवमेंट।
तो अब हम इनको देखते हैं कि अगर मुझको इनको अपने डेटा पर अगर निकालने की कोशिश करनी है तो इसके लिए हम आर सॉफ्टवेयर में कैसे करते हैं। तो आर सॉफ्टवेयर में इन मूवमेंट्स को निकालने के लिए हमको एक पैकेज का इस्तेमाल करना पड़ता है जिसका नाम है मूवमेंट्स, MOMENTS, राइट। ये हमारे बेस पैकेज में एडेड नहीं है, ये हमारा बेस पैकेज में उपलब्ध नहीं है। तो सबसे पहले हम इस पैकेज को इंस्टॉल करते हैं और उसके लिए कमांड यूज़ करते हैं इंस्टॉल डॉट पैकेजेस और पैरेंथेसिस में डबल कोट्स में हम लिख देंगे इस पैकेज का नाम मूवमेंट्स, राइट। और उसके बाद हम इस पैकेज को अपनी जो भी आर की लाइब्रेरी है वहाँ पर लोड कर लेंगे और उसके लिए कमांड यूज़ करेंगे लाइब्रेरी और ब्रैकेट में लिख देंगे हम मूवमेंट्स। अब उसके बाद में देखिए जो भी आपने डेटा दिया हुआ है उसकी बेसिस पर जो आपके सैम्पल मूवमेंट्स मिलेंगे। तो आर के अंदर ख़ास बात यह है कि हमारे रॉ मूवमेंट, सेंट्रल मूवमेंट और एब्सोल्यूट मूवमेंट को कंप्यूट करने के लिए एक ही सिंटैक्स है, एक ही कमांड है और वो है ऑल डॉट मूवमेंट्स, ALL ऑल डॉट MOMENTS मूवमेंट्स, राइट। ये सभी हमारे लोअर इस अल्फ़ाबेट में लिखे जाएंगे। अब उसके बाद जब हम इसके पैरेंथेसिस में हमारे पास कई तरह के ऑप्शंस होते हैं, उन पैरामीटर्स को हम भिन्न भिन्न प्रकार की वैल्यू दे करके हम एक ही सिंटैक्स से अपने रॉ मूवमेंट्स, सेंट्रल मूवमेंट्स और एब्सोल्यूट मूवमेंट्स निकाल सकते हैं। और उसके साथ ही हमको इसमें से किसी भी डेटा के लिए 2 मूवमेंट निकालने हैं, 3 मूवमेंट निकालने हैं, 4 निकालने हैं, 5 निकालने या किसी भी संख्या के अगर हमको मूवमेंट्स निकालने हैं हम उसको यहाँ पे बहुत आसानी से कंप्यूट कर सकते हैं, राइट। मैंने आपको ये तो बताया है कि जो हमारे प्रथम 4 मूवमेंट्स होते हैं उनका अपना इंटरप्रिटेशन होता है, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप उनको कंप्यूट नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई 4 से हायर ऑर्डर के मूवमेंट्स अगर है तो अगर आपका चाहे 5वें ऑर्डर का है, 6ठे ऑर्डर का है, कोई भी ऑर्डर का है, आप उसको कंप्यूट तो कर ही सकते हैं। हाँ, वो क्या इंटरप्रिटेशन देंगे हमारी समस्या वो है, राइट। तो देखिए हम इसको जब हम समझ लें कि यहाँ पे इसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं, फिर कंप्यूटेशन करना आपके लिए बाएं हाथ का काम है, बहुत आसान है। तो देखिए जो भी आपने डेटा वेक्टर दिया है इसको मैंने दे दिया यहाँ पे एक ये हमारा कोई भी डेटा वेक्टर है, ये हमारा न्यूमेरिक वेक्टर हो सकता है, मैट्रिक्स हो सकता है, डेटा फ्रेम हो सकता है, राइट। उसका आपको मूवमेंट्स निकालना है। बस ध्यान ये रखना है कि अगर आप एक्स को कोई मैट्रिसेस या डेटा फ्रेम के फॉर्म में ले रहे हैं तो हर एक जो उसका कॉलम होगा वह एक रैंडम वेरिएबल की तरह उसको ट्रीट किया जाएगा। मतलब अगर हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स में अगर हमारे पास या डेटा फ्रेम में अगर कोई 5 कॉलम्स हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पे हमारे पास 5 वेरिएबल्स हैं। आप कह सकते हो हाइट, वेट, एज, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर इत्यादि, राइट। तो ये तो हमारा हो गया, हम देंगे इसका डेटा। उसके बाद हमारा एक पैरामीटर होता है ऑर्डर डॉट मैक्स, ORDER डॉट MEX। इसका मतलब ये है कि हमको मैक्सिमम हमको किस ऑर्डर तक के मूवमेंट्स की आवश्यकता है। हम सेकेंड ऑर्डर तक, थर्ड ऑर्डर तक, फोर्थ ऑर्डर तक जहाँ तक भी अगर हम निकालना चाहते हैं यहाँ पर हम उसकी संख्या दे देंगे। अब उसके बाद में हमारा एक जो पैरामीटर होता है उसको हम कहते हैं सेंट्रल, CENTRAL। ये हमारा एक लॉजिकल वेरिएबल है जो हमारा ट्रू और फॉल्स के संदर्भ में वैल्यू लेता है। तो अगर हम यहाँ पे कर देंगे कि सेंट्रल इज इक्वल टू ट्रू तो इसका मतलब क्या है कि हमको सेंट्रल मूवमेंट्स मिल जाएंगे, और अगर हम कर देंगे सेंट्रल इज इक्वल टू फॉल्स तो हमको सेंट्रल मूवमेंट नहीं मिलेंगे। अब उसमें से हमको क्या चीज़ मिलेगी इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो ये तो हमारा सेंट्रल पैरामीटर का काम हो गया। और ऐसे ही हमारे पास एक और पैरामीटर है एब्सोल्यूट, ABSOLUTE। ये देखिए ये जो सेंट्रल और एब्सोल्यूट पैरामीटर है ना, ये आपके सेंट्रल मूवमेंट्स और एब्सोल्यूट मूवमेंट्स को इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी तरह से ये जो आपका एब्सोल्यूट भी है ये भी आपका एक लॉजिकल वेरिएबल है जो आपकी 2 तरह की वैल्यू लेता है, ट्रू और फॉल्स। तो अगर हम कर देंगे एब्सोल्यूट इक्वल टू ट्रू तो हमको यहाँ पे एब्सोल्यूट मूवमेंट्स मिल जाएंगे, और अगर हम कर देंगे एब्सोल्यूट इक्वल टू फॉल्स तो हमको एब्सोल्यूट मूवमेंट नहीं मिलेंगे, राइट। और इसी तरीके से अब आपको देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन है NA.RM। ये आपको पता है कि ये हमारा ट्रू और फॉल्स हो सकता है कि अगर हमारे डेटा में कोई मिसिंग वैल्यू है तो उसके अनुसार हम NA.RM को ट्रू या फॉल्स कर सकते हैं। अगर हमारे डेटा में कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है तो हमारा फॉल्स
काम करेगा, और डेटा में अगर कोई मिसिंग वैल्यू है तो हम कर देंगे na.rm इक्वल टू ट्रू, और उसके द्वारा आपको भिन्न भिन्न तरीके की जो भी उसके अंदर na वैल्यूज़ होंगी, जहाँ जहाँ पे भिन्न भिन्न जगहों पर, उनको आर इग्नोर कर देगा, और जो भी आपका डेटा अवेलेबल होगा उसकी बेसिस पर आपको मूवमेंट्स निकाल करके दे देगा। राइट। अब जरा सा आप समझने की कोशिश करिए कि अगर मुझको यहाँ पर अगर अपने रॉ मूवमेंट्स अगर निकालने हैं तो हमको क्या करना चाहिए। राइट। चलिए हम इसको आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहले तो मैंने आपको देखिए इस स्लाइड में वही बात लिखी है जो मैंने आपको भी समझाई है कि ऑर्डर डॉट मैक्स जो हमारा है, इसका मतलब है कि हमको किस ऑर्डर तक का हमको अपने मूवमेंट्स निकालने हैं। राइट। उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारी होती है 2। सेंट्रल जो पैरामीटर, जैसे मैंने बताया कि ये आपका लॉजिकल वैल्यू है, ये ट्रू और फॉल्स की वैल्यू लेता है। अगर हम इसकी सेंट्रल की वैल्यू ले लेंगे ट्रू तो हमारे सेंट्रल मूवमेंट्स निकाले जाएंगे, और अगर हम कर देंगे फॉल्स तो हमारे यहाँ पे रॉ मूवमेंट्स निकाले जाएंगे। और उसी तरीके से अगर हमारा जो पैरामीटर है एब्सोल्यूट, अगर इसमें हम कर देंगे ट्रू तो हमारे एब्सोल्यूट मूवमेंट्स की वैल्यू निकाली जाएगी, और अगर इसको हम कर देंगे फॉल्स तो जो भी हमारे स्टैंडर्ड रॉ मूवमेंट्स होते हैं उनको निकाला जाएगा। और अगर हम कर देंगे na.rm इक्वल टू ट्रू या फॉल्स तो आपको पता है कि हम इसमें से मिसिंग वैल्यू को हैंडल कर सकते हैं। अब मुझे ये बताइए, आपके पास कोई भी अगर आपके मूवमेंट निकालना अगर है, रॉ मूवमेंट है, सेंट्रल मूवमेंट है, और आपके पास यहाँ पर एब्सोल्यूट मूवमेंट है, ये 3 तरह की चीज़ें आप निकाल सकते हो। अब अगर मान लीजिए आपको अगर रॉ मूवमेंट अगर निकालना है तो आप अगर रॉ की बात कर रहे हैं तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे सेंट्रल और एब्सोल्यूट में कर दोगे फॉल्स। और अगर आपको मान लीजिए सेंट्रल अगर मूवमेंट्स निकालने हैं, राइट, अगर हम कह दें रॉ का मतलब क्या था मान लीजिए म्यू आर प्राइम, और सेंट्रल का मतलब म्यू आर, तो हम क्या करेंगे, सेंट्रल को कर देंगे हम ट्रू और एब्सोल्यूट को कर देंगे फॉल्स। और अगर मुझको यहाँ पर अपने अगर एब्सोल्यूट मूवमेंट्स अगर निकालने अगर हैं, जो मैंने एब्सोल्यूट म्यू आर लिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम सेंट्रल को कर देंगे फॉल्स और एब्सोल्यूट को कर देंगे ट्रू। तो आपने देखा इन 3 पैरामीटर्स को कंट्रोल करके आप अपने सब तरीके के जो मूवमेंट्स हैं उनको हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जब आपको ये समझ में आ जाए तो हम आपको कोई भी डेटा देते हैं, आप उसमें बहुत आसानी से आप इन वैल्यू को निकाल सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम आपको यहाँ पे स्क्रीन पे करके दिखा देंगे और फिर हम आपको आर कंसोल में करके दिखाएंगे। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे एक उदाहरण लिया है जहाँ पर मैंने उस एग्जाम्पल में मैंने ये माना है कि हमारे पास 20 पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने एक रेस में हिस्सा लिया है, और उस रेस को कंप्लीट करने में, पूरा करने में उन्होंने सेकंड्स में जितना समय लिया है ये यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। ओके, और इनका जो भी डेटा आया है इसको आपने TIME टाइम वेक्टर में, डेटा वेक्टर में स्टोर कर दिया है। और उसके बाद अगर आपको हम क्या चाहते हैं कि हम इनका मूवमेंट्स निकालना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे अपना ये जो भी पैकेज इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल डॉल पैकेजेस से मूवमेंट्स, और उसको लोड कर लिया लाइब्रेरी कमांड का इस्तेमाल करते हुए। अब देखिए हम यहाँ पे एक पहले आपको दिखाते हैं कि अगर मुझको रॉ मूवमेंट्स इस्तेमाल करने हैं तो आपको पता है कि अगर आपने सेंट्रल और एब्सोल्यूट को कर दिया फॉल्स, या आप अगर नहीं भी दोगे, अगर आप खाली ऑल डॉट मूवमेंट्स का इस्तेमाल करोगे और सिर्फ अपना डेटा वेक्टर अगर दोगे तो आपको यहाँ पे रॉ मूवमेंट ही मिलेगा। राइट। तो कहने का मतलब यह है कि जब आपको सेंट्रल और एब्सोल्यूट वैल्यूज़, सेंट्रल और एब्सोल्यूट मूवमेंट्स निकालने हैं, तभी आपको उन पैरामीटर को इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। और अगर आप दोनों को नहीं लिखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो भी रॉ मूवमेंट्स हैं म्यू आर प्राइम वही आपको मिलेंगे। तो अब अगर आपने कहा कि अगर हमको सेकेंड ऑर्डर तक के मूवमेंट्स निकालने हैं तो हम कर देंगे ऑर्डर डॉट मैक्स इक्वल टू 2, और देखिए यहाँ पे आपको ये 3 वैल्यूज़ मिल गई। यहाँ पर देखिए आपको बहुत सावधान रहना है। आपने क्या है, ऑर्डर डॉट मैक्स इक्वल टू 2, तो आपको यहाँ आपका तो मतलब था कि मुझको फर्स्ट और सेकेंड मूवमेंट ही चाहिए। हाँ, इसने आपको फर्स्ट सेकेंड ही मूवमेंट दिए, लेकिन उसने इसको साथ में जो हमारा r इक्वल टू 0 पर मूवमेंट होता है उसको भी दिया है। तो देखिए ये जो पहली वैल्यू आई है ये r इक्वल टू 0 की है, दूसरी वैल्यू r इक्वल टू 1 की है, और जो तीसरी वैल्यू r इक्वल टू 2 की है। तो जो 56 वाली वैल्यू आई है ये आपकी क्या हो गई, म्यू 1 प्राइम, और जो 3405.2 वैल्यू आई है ये आपकी म्यू 2 प्राइम हो गई, और जो 1 आई है ये आपकी म्यू 0 प्राइम है। ये आपको ध्यान रखना है।
राइट। इसमें से कभी कभी लोग कंफ्यूज होते हैं कि उनको 2 मूवमेंट चाहिए, तो वो जो खाली ये जो पहली 2 वैल्यूज़ हैं इनको समझते हैं कि ये हमारे प्रथम और द्वितीय मूवमेंट्स हैं। लेकिन जो फ़र्क क्या है कि इसकी काउंटिंग हमारी r=0 से स्टार्ट होती है। ये आपको समझ करके काम निकालना है इससे आज से अपना। ओके, इसी तरह से अगर हमको कर दें ऑर्डर डॉट मैक्स इक्वल टू 4, तो मतलब हमको 4th ऑर्डर तक के मूवमेंट्स मिल जाएंगे, लेकिन हमको आउटपुट में 5 वैल्यूज़ मिलेंगी, 5 वैल्यूज़ मिलेंगी, राइट। तो इसी डेटा में अगर हमारे ऑल डॉट मूवमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं और ऑर्डर डॉट मैक्स कर देते हैं हम 4, तो इस टाइम डेटा की आपको देखिए यहाँ 5 वैल्यूज़ मिल जाएंगी, जिसमें से ये वैल्यू जो आपकी है ये आपकी μ1 प्राइम है, दूसरी वैल्यू जो आपकी μ2 प्राइम है, तीसरी वैल्यू आपकी μ3 प्राइम है और चौथी वैल्यू आपकी μ4 प्राइम है। और जो पहली वैल्यू है ये आपकी μ0 प्राइम है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो देखिए ऐसे आप अपना रॉ मूवमेंट्स निकाल सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपको सेंट्रल मूवमेंट अगर निकालने हैं, अब आपको पता है आपको खाली एक ही पैरामीटर तो उसमें ऐड करना है कि सेंट्रल इज इक्वल टू ट्रू, और आपका बाकी कमांड पहले जैसा ही रहेगा, ऑल डॉट मूवमेंट्स और ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में डेटा वेक्टर टाइम, और उसके साथ में देना है ऑर्डर डॉट मैक्स कि आपको कहाँ तक के सेंट्रल मूवमेंट चाहिए, फर्स्ट सेकंड चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चाहिए, क्या चाहिए, राइट। तो देखिए आप जब दोगे तो आपको जो पहली वैल्यू मिलेगी ये आपकी वैल्यू काहे की होगी, ये आपकी वैल्यू μ0 की होगी। दूसरी वैल्यू मिलेगी ये आपकी देखिए μ1 की वैल्यू है, और जो तीसरी वैल्यू है ये आपकी μ2 की वैल्यू है, राइट। तो ये आपको ध्यान देना है। और उसी तरीके से अगर आपको 4th ऑर्डर तक के सेंट्रल मूवमेंट्स निकालने हैं तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऑर्डर डॉट मैक्स इक्वल टू 4, और जब आप ये करोगे देखिए आपको यहाँ टोटल 5 वैल्यूज़ मिलेंगी। तो जो पहली वैल्यू हो गई ये तो आपकी μ0 की हो गई, और जो दूसरी वैल्यू आपकी हो गई ये आपकी μ1 की हो गई, तीसरी वैल्यू आपकी μ2 की हो गई, चौथी वैल्यू ये आपकी μ3 की हो गई, और जो पांचवी वैल्यू है ये आपकी μ4 की वैल्यू हो गई। और देखिए ये तो आपने देखा था कि μ1 की वैल्यू देखिए हरदम 0 आती है, देखिए यहाँ भी 0 आ रही है, क्यों? क्योंकि आपने हर एक ऑब्जर्वेशन का उसके अर्थमेटिक मीन से डेविएशन निकाल करके उसका अर्थमेटिक मीन निकालने की कोशिश करी है, राइट। और अब हम आपको बताएं कि अगर आपको एब्सोल्यूट मोमेंट्स को अगर निकालना है तो एब्सोल्यूट मोमेंट्स के लिए आपको जो आपका पैरामीटर था एब्सोल्यूट उसको कर देना है ट्रू, राइट। और बाकी जो आपने यहाँ पर एक पैरामीटर इस्तेमाल किया है सेंट्रल, इसको करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपका देखिए जो बेसिक कमांड वही रहेगा, ऑल डॉट मूवमेंट्स, और पैरेंथेसिस में आप लिख दोगे टाइम और उसके बाद ऑर्डर डॉट मैक्स, मतलब कि आपको किस ऑर्डर तक के एब्सोल्यूट मोमेंट्स चाहिए, और साथ में कर दोगे एब्सोल्यूट इक्वल टू ट्रू। तो जैसे ही आप एब्सोल्यूट इक्वल टू ट्रू करोगे ये आपको जो कमांड है एब्सोल्यूट मोमेंट की वैल्यू निकाल देगा। तो जब आपने इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले ली 2, आपने कहा ऑर्डर डॉट मैक्स इक्वल टू 2, तो देखिए ये आपको यहाँ पे 3 वैल्यू देगा। ये जो वैल्यू आई है ये आपकी μ0 की वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू, ये आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ μ1 है, और ये आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ μ2 है, राइट। तो ये जो 56 आया है ये आपका फर्स्ट एब्सोल्यूट मोमेंट है, और जो दूसरी वैल्यू आई है 3405.2 ये आपकी सेकेंड एब्सोल्यूट मोमेंट है। और उसी तरीके से आप यहाँ पर अगर कर देंगे ऑर्डर डॉट मैक्स इक्वल टू 4, तो देखिए क्या है आपको यहाँ पे ये 5 वैल्यू मिल जाएंगी। तो ये जो 56 है आपकी फर्स्ट वैल्यू हो गई एब्सोल्यूट मोमेंट की, और 3405 आपकी जो एब्सोल्यूट मोमेंट की ये जो दूसरी वैल्यू आपकी हो गई, जो तीसरी वैल्यू है ये आपकी एब्सोल्यूट मोमेंट की थर्ड वैल्यू हो गई, और जो पांचवी वैल्यू आपने निकाली है ये आपकी फोर्थ एब्सोल्यूट मोमेंट की वैल्यू हो गई, और जो पहली वैल्यू आई है ये आपकी 0 एब्सोल्यूट मोमेंट की वैल्यू है। तो ये आपको यहाँ पे बहुत सावधान रहना है कि इसमें से जो आउटकम है वो आपका r=0 से स्टार्ट हो रहा है। और देखिए यही आपको इसका स्क्रीनशॉट भी है, आप अगर निकालने की कोशिश करेंगे, अभी मैं आपको उसको निकाल करके दिखाऊंगा, राइट। अब हम साथ में आपको लेकिन ये भी दिखा देते हैं कि अगर आप में कोई डेटा में अगर आपके डेटा में कोई मिसिंग वैल्यू है तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे। बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे आपने पहले किया है उसी कमांड में आपको na.rm=true यूज़ कर लेना है बस। तो मैंने अपने पहले वाले डेटा सेट को ही लिया जहाँ पर 20 पार्टिसिपेंट ने हमारा रेस में पार्टिसिपेट किया और उनके टाइम नोट किए गए हैं, और पहली 2 वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पर कर दिया है na कर दिया है, राइट। और जो इसका जो डेटा वेक्टर आता है उसको मैंने time.na के फॉर्म में यहाँ पे सेव कर लिया है। अब देखिए इसमें से अगर मुझको रॉ मूवमेंट निकालना है, कोई फ़र्क नहीं, मैंने बिल्कुल पहले वाला अपना कमांड यूज़ किया है, राइट। जहाँ पे time.na और ऑर्डर मैक्स को किया, खाली मैंने 4 कर दिया है कि हमको अगर मान लीजिए 4 तक के 4th ऑर्डर तक के मूवमेंट्स निकालने हैं, रॉ मूवमेंट्स, और यहाँ पे मैंने कर दिया na.rm=true। तो देखिए आपको ये आउटकम।
तो आप देखिए यहाँ पे आपको 5 वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ये पहली वैल्यू हो गई r=0 के लिए, दूसरी वैल्यू r=1 के लिए, तीसरी वैल्यू r=2 के लिए, चौथी वैल्यू r=3 के लिए और जो पांचवी वैल्यू है r=4 के लिए। तो r=4 के लिए आपको फोर्थ रॉ मूवमेंट, r=3 के लिए थर्ड रॉ मूवमेंट, r=2 के लिए सेकंड रॉ मूवमेंट और r=1 के लिए फर्स्ट रॉ मूवमेंट मिल जाएगा। और इसी तरीके से आप अगर आपको सेंट्रल मूवमेंट भी निकालना है तो आप अपने पहले वाले कमांड को इस्तेमाल कर लीजिए। और यहाँ पे अगर हमको फोर्थ ऑर्डर तक के सेंट्रल मूवमेंट निकालने हैं तो मैंने यहाँ पे कर दिया सेंट्रल =2 और ऑर्डर डॉट मैक्स =4 और साथ में मैंने यूज़ कर लिया NA.RM =true। तो देखिए जो आपको पहली वैल्यू मिल जाएगी ये आपको μ0 की वैल्यू मिल जाएगी, जो दूसरी वैल्यू है ये आपको μ1 की मिल जाएगी, तीसरी वैल्यू आपको μ2 की मिल जाएगी, जो आपको चौथी वैल्यू है ये आपको μ3 की मिल जाएगी और जो पांचवी वैल्यू है ये आपको μ4 की मिल जाएगी, राइट। और उसी तरीके से आप अगर मान ली एब्सोल्यूट मूवमेंट को भी निकालना चाहते हैं तो हमने अपने पहले वाले कमांड को ही यूज़ किया ऑल डॉट मूवमेंट्स और यहाँ पर मैंने टाइम डॉट NA ऑर्डर मैक्स डॉट =4 कर दिया कि हमको फोर्थ ऑर्डर तक की मूवमेंट चाहिए और यहाँ पर मैंने कर दिया एब्सोल्यूट =ट्रू और साथ में कर दिया NA.RM =ट्रू। तो देखिए आपको फिर से 5 वैल्यू मिल जाएंगी। पहली वैल्यू आपका पहला जो ज़ीरोथ एब्सोल्यूट मूवमेंट है μ0, जो पहली के बाद में दूसरी वैल्यू मिलेगी ये आपका जो फर्स्ट एब्सोल्यूट मूवमेंट है, तीसरी वैल्यू आपका सेकंड एब्सोल्यूट मूवमेंट है, चौथी वैल्यू आपका थर्ड एब्सोल्यूट मूवमेंट है और जो पांचवी वैल्यू है ये आपका फोर्थ एब्सोल्यूट मूवमेंट है, राइट। ये आपको देखिए वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब हम आपको इन्हीं चीज़ों को जरा सा आर कंसोल में करके दिखाते हैं। आप देख सकते हैं इनको करना बहुत ही आसान काम है। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने अपना टाइम डेटा वेक्टर को यहाँ पे सेव कर लिया है। तो ये आपका टाइम आ गया डेटा वेक्टर। अब मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी मूवमेंट्स कर लिया, राइट। ये हाँ मैंने ये वाला पैकेज अपने कंप्यूटर पर पहले से इंस्टॉल किया है तो उसमें से मुझे देखिए कोई दिक्कत नहीं आई। अब अगर आपको अपना अगर रॉ मूवमेंट्स अगर निकालने हैं तो अगर हमने यहाँ पे कर दिया ऑल डॉट मूवमेंट्स टाइम, कहाँ का टाइम डेटा का ऑर्डर डॉट मैक्स =2, देखिए तो आपको यहाँ पे 3 वैल्यूज़ मिल गई। और इसी में आप अगर इसमें से इसका ऑर्डर डॉट मैक्स को आप अगर 4 कर दोगे तो आपको 4 वैल्यू मिल जाएगी। और अगर आप यहाँ पे 40 वैल्यू भी कर दोगे तो देखिए आपको यहाँ पे 40 वैल्यूज़ मिल जाएंगी। इसमें से कोई इशू नहीं इनको कंप्यूट करने में, राइट। अब हम इसी में से हम अपना इन्हीं वैल्यूज़ को हम यहाँ पे हम अपना जो भी सेंट्रल मूवमेंट है हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम इसी कमांड में यहाँ पे ऐड कर देंगे सेंट्रल =ट्रू। अब देखिए यहाँ ये आपको 2 ऑर्डर तक के मूवमेंट्स मिल गए। और फिर अगर आपको यहाँ पे 4 ऑर्डर तक के मूवमेंट्स चाहिए तो आपने यहाँ ऑर्डर डॉट मैक्स इक्वल कर दिया 4। अगर आपको यहाँ पे मान लीजिए 40th ऑर्डर तक के मूवमेंट चाहिए तो भी देखिए आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे, राइट। और इसी में आप अगर यहाँ पे आप अगर एब्सोल्यूट मूवमेंट आप अगर निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अगर आपको सेकेंड ऑर्डर तक के मूवमेंट निकालें आप इसी कमांड में कर दिए एब्सोल्यूट =ट्रू। तो देखिए आपको यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर तक के एब्सोल्यूट मूवमेंट्स मिल गए। अगर आपको 4 ऑर्डर तक के मूवमेंट्स चाहिए तो आपने कर दिया ऑर्डर डॉट मैक्स =4। तो देखिए आपको 4 तक के ऑर्डर मिल गए। और अगर आपने यहाँ पे अगर इसको 40 भी कर दिया अगर तो भी देखिए तो आप देखिए इनको मूवमेंट्स को निकालना यहाँ पे बहुत ही आसान काम है। अब हम एक काम करते हैं, हम अपने इस टाइम डॉट NA को भी हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे देखिए इस डेटा को हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। तो आपका टाइम डॉट NA का देखिए वैल्यू क्या आ गई, ये आपकी आ गई। और इसी में से अगर हम मान लीजिए अगर हम देखिए यहाँ पर अब अपना जो भी रॉ मूवमेंट है हम उसको अगर निकालने की कोशिश करते अगर हैं हम अपने कमांड्स को हम पीछे कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कर देते हैं, अगर हमको सेकेंड ऑर्डर तक के मूवमेंट्स चाहिए तो हमको अपना डेटा वेक्टर क्या करना पड़ेगा, टाइम डॉट NA और ऑर्डर डॉट इक्वल टू मैक्स। और फिर हम यहाँ पे मान ली NA.RM == नहीं करते हैं तो देखिए क्या होता है, ये कह रहा है NA जो r=0 पर तो वैल्यू हमारी फिक्स ही होती है। इसी कमांड में अगर हम कर देंगे NA.RM =ट्रू तो देखिए आपको ये वैल्यूज़ फिर से मिल गई। तो इसने आपको मिसिंग डेटा के अंदर भी इन वैल्यूज़ को निकाल दिया। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे 4 कर देंगे ऑर्डर डॉट मैक्स तो आपको फर्स्ट 4 रॉ मूवमेंट्स मिल जाएंगे जब आपके डेटा में कुछ मिसिंग वैल्यूज़ हैं। और उसी तरीके से अगर आप मान लीजिए इसी डेटा में आप अगर मान लीजिए कि सेंट्रल मूवमेंट्स अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको वही करना है, सेंट्रल =ट्रू कर दीजिए बस आप। तो देखिए आपको 4 सेंट्रल वैल्यूज़ के जो मूवमेंट्स होते हैं वो आपको मिल गए। और इसी में अगर आपको एब्सोल्यूट अगर चाहिए अगर तो आप यहाँ पे कर दिए एब्सोल्यूट =ट्रू, राइट। तो देखिए आपको यहाँ पे
4 एब्सोल्यूट मोमेंट्स भी मिल जाएंगे। ओके, सो अब हम इस लेक्चर में यहाँ पे रुकते हैं और आपने देखा कि हमने इस लेक्चर में अपने रॉ मूवमेंट, सेंट्रल मूवमेंट, एब्सोल्यूट मूवमेंट्स को कैसे कंप्यूट करते हैं और उनसे संबंधित हमारे कौन कौन से हमारे और कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके बारे में बात करने की कोशिश करी। और उम्मीद करते हैं अब आपको मूवमेंट्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा कि मूवमेंट्स क्या होते हैं। ओके, और आपने देखा कि इनको सॉफ्टवेयर में कंप्यूट करना बहुत आसान काम है, लेकिन उनको समझना शायद ज़्यादा कठिन था। लेकिन मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश करी कि मैं आपको मूवमेंट्स का कॉन्सेप्ट समझा सकूं और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप जरा सा इन कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में बिठाने की कोशिश करिए और अगले टर्न पर मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इन मूवमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए आप अपने डेटा में से फ्रीक्वेंसी कर्व की सिमेट्री है या जो उसके हम्प है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं। राइट, तो आप इन कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए, समझने की कोशिश करिए और हम आपको अगले टर्न पर फिर से मिलेंगे। जाते जाते लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस आर कमांड में आपने जो भी मूवमेंट्स कंप्यूट किए हैं तो उसमें ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा में कोई अंतर नहीं था। राइट, वह इसीलिए है कि यूजुअली जब आपके पास एक सफिशिएंटली लार्ज साइज़ का डेटा होता है तो उसके मूवमेंट्स में कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उसको ग्रुप डेटा के लिए आप लिखना चाहते हैं तो इन चीज़ों को लिखना आपके लिए बाएं हाथ का काम है। आप एक छोटा सा फंक्शन लिखेंगे और आप अपनी फ्रीक्वेंसी को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके और क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके जैसे मैंने मीन और वेरिएंस में काम किया था वो काम आप यहाँ भी कर सकते हैं। राइट, तो आप इन बातों के बारे में सोचिए, प्रैक्टिस करिए, समझिए और मैं आपको अगले टर्न पे मिलने फिर से आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।